विद्यार्थियों का मेरा YouTube चैनल लर्न केमिस्ट्री वाले पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम विलयन की जो यूनिट है उस विलयन की यूनिट के अंतर्गत विलेयता की बात करेंगे। विलयन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम किसकी बात करेंगे? विलेयता की बात करेंगे। तो विलेयता क्या होती है, चलो समझते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलेयता का मतलब होता है कि एक हम यदि निश्चित ताप रखें, क्या ले, एक निश्चित ताप। अब इस निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की घुली हुई मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। भाई, हमने कोई विलायक लिया, वहाँ पर हमने उसका ताप भी क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। अब उसमें हम जो विलेय ऐड कर रहे हैं तो निश्चित ताप पर निश्चित आयतन के विलायक में विलेय जो पदार्थ है उसकी घुली हुई अधिकतम मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे? विलेयता। अब ये विलेयता का अध्ययन हम दो प्रकार का करते हैं। नंबर एक, ठोसों की द्रवों में विलेयता की बात करते हैं। ठोसों की द्रवों में विलेयता मतलब जब किसी ठोस विलेय पदार्थ को किस में घोला जा रहा है? द्रव विलायक में घोला जा रहा है, तो इसकी विलेयता क्या होगी? दूसरी हम बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता की, कि भाई एक निश्चित आयतन का हमारे पास विलायक है, विलायक का आयतन निश्चित है, ताप भी निश्चित है, तो उसमें घुली हुई गैस की मात्रा। ये दोनों ही विलेयता जो है, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं और गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करते हैं? ये हमारा एनसीईआरटी और आरबीएससी सिलेबस विलयन यूनिट के अंतर्गत कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता मतलब हम किसी द्रव में जब ठोस को मिला रहे हो तो ऐसे कौन कौन से वहाँ पर फैक्टर्स कार्य कर रहे हैं जिससे ये ठोस की विलेयता घट जा रही है या बढ़ जा रही है। ऐसे फैक्टरों में सबसे पहले हम ठोसों की द्रवों में विलेयता के फैक्टर की बात करेंगे। तो पहला जो फैक्टर आता है वो आता है आपका विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय तथा किसकी प्रकृति? विलायक की प्रकृति। मतलब ठोसों की द्रवों में जो विलेयता है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? विलेय तथा विलायक की प्रकृति के ऊपर। अब आपको पता है कि ठोस की जब हम द्रवों में विलेयता की बात कर रहे हैं तो विलेय कौन है? ठोस हो गया, और विलायक कौन है? द्रव हो गया। मतलब ये ठोस पदार्थ जो हम मिला रहे हैं किसके अंतर्गत? द्रव के अंतर्गत। तो ये दोनों के नेचर के ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर एक नियम लगता है कि समान समान को घोलता है। कौन सा नियम है? समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, इसका मतलब क्या है कि यदि आपका विलेय और विलायक दोनों का नेचर समान है तो वो विलेय होगा, और यदि दोनों का नेचर समान नहीं है तो वो कैसा होगा? अविलेय होगा। जैसे देखिए कि आपके पास विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान है, मतलब ध्रुवीय ही विलेय हैं
और ध्रुवीय ठोस विलेय पदार्थ को आप किस में मिला रहे हो, ध्रुवीय विलायक में, तो ऐसी स्थिति में ये होगा विलेय, घुलनशील होगा, विलेयता होगी उसकी, घुल जाएगा। और यदि आपने अध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में मिलाया है तब भी वो क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति क्या है, समान है, और समान समान को घोलता है नियम के आधार पर। विलेय ध्रुवीय प्रकृति का है और विलायक भी ध्रुवीय प्रकृति का है, तो वो कैसा होगा, विलेय। और विलेय अध्रुवीय और विलायक भी अध्रुवीय प्रकृति का है तो भी कैसा होगा, विलेय। लेकिन ये कंडीशन इस तरीके से लागू होती है कि ध्रुवीय विलेय और विलायक ले ले हम कौन सा, अध्रुवीय, तो असमान नेचर हो गया। इसी तरीके से अध्रुवीय विलेय ले ले और ध्रुवीय क्या ले ले हम, विलायक ले ले, तो ये भी कैसा हो गया, विपरीत नेचर हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये अविलेय होगा। जैसे यदि मैं NaCl को, NaCl ठोस पदार्थ हो गया, विलेय नमक, और इसको जल में डाल रहा हूँ, तो जल में तो ये क्या होगा, विलेय होगा। NaCl जल में तो क्या होगा, विलेय होगा, लेकिन बेंजीन में अविलेय होगा। बेंजीन में कैसा होगा, ये अविलेय होगा, क्योंकि NaCl और जल का नेचर समान है, दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हो गए, इसलिए इसमें तो ये विलेय है, लेकिन जब इसको हम बेंजीन में घोल रहे हैं तो ये नहीं घुल रहा है। इसका मतलब NaCl और बेंजीन की प्रकृति क्या नहीं है, समान है। तो पहला कारक तो आपका कौन सा होता है, विलेय और विलायक की प्रकृति। ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की जब बात होगी तो वहाँ पहला कारक आएगा आपका विलेय और विलायक की प्रकृति। बात समझ में आई। इनके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो है लर्न केमिस्ट्री, उस पर आपको कंप्लीट विलयन की PDF फाइल मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा फैक्टर की बात करते हैं कि ठोसों की द्रवों में विलेयता को दूसरा कौन सा कारक है जो प्रभावित कर रहा है, तो दूसरे कारक में आता है आपका टेम्परेचर। दूसरा जो कारक की हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ताप की बात करेंगे। अब ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का प्रभाव, उस ठोस को द्रव में जब हम घोल रहे हैं तो उसके मध्य जो क्रिया हो रही है उस अभिक्रिया के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट निर्भर करता है। भाई जब आप किसी ठोस विलेय को किस में ऐड करोगे, विलायक में ऐड करोगे, तो दोनों के मध्य रिएक्शन होगी जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, विलयन। तो इस विलयन पर दो कंडीशन लागू होगी कि मान लीजिए विलयन बनते समय ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन, या ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। यदि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो आप कहोगे वो अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। और यदि ऊष्मा का वो अवशोषण कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यदि मैं आपसे कहूँ कि जल में चूना मिलाते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो जल में चूना आपके किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम जल में चीनी को ऐड कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अतः ये कौन सी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जब भी किसी ठोस को द्रव में घोला जाता है तो ऐसी स्थिति में यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, तो आप जब ताप बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वाली अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। जबकि यदि वहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग अभिक्रियाओं पर, अलग अलग विलयनों पर
ताप का प्रभाव लागू होता है। यदि ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? कम। और यदि ठोस को द्रव में घोलने पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी? विलेयता बढ़ जाएगी। तो ये था आपका दूसरा कारक। और एक तीसरे कारक की और बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वहाँ हम बात करते हैं प्रेशर की, दाब की बात करते हैं। तीसरा जो फैक्टर काम करेगा वो करेगा प्रेशर, दाब। तो देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम? ठोस की द्रव में। ये हमारे पास द्रव है और इसमें क्या ऐड किया जा रहा है? ठोस को ऐड किया जा रहा है। अब आपको पता है कि ठोसों के कण अत्यधिक पास पास होते हैं और प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो एक तो पहली बात, इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है ठोसों के कणों के मध्य, और अत्यधिक पास पास होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। और जब दबाया नहीं जा सकता तो बताओ, जब किसी ठोस को आप द्रव में घोल रहे हो तो ऐसी स्थिति में इस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब का तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ठोसों की द्रवों में विलेयता पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सी विलेयता पर नहीं पड़ता? ठोसों की द्रवों में विलेयता पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। तो ये था हमारा विलेयता। विलेयता में हमने किसकी बात की? ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की, जिसमें पहला कारक हमने पढ़ा था विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान समान को घोलता है के नियम के आधार पर। दूसरी हमने बात की थी किसकी? ताप की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, जबकि ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। और तीसरी हमने बात की थी दाब की। तो विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठोसों की द्रवों में विलेयता पर, क्योंकि ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। अब अगली वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है और गैसों की द्रवों में विलेयता पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।